एवरीवन, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और चैप्टर 10 शुरू करेंगे आज। प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे और राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर से रिलेटेड। ठीक है, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे पेपर के हिसाब से वो सारे पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वैसे भी कई दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी गले की दिक्कत की वजह से, है ना। आज थोड़ा बेटर हूँ तो चलो क्लास शुरू कर लेते हैं आज की। बिना कुछ बात करे पहले फटाफट क्लास पूरी करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914। प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट से यूरोप में महाशक्तियों के दो गुट बन गए थे। पहला विश्व युद्ध 20वीं सदी के द्वितीय शतक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। 4 अगस्त 1914 को हुए प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और टर्की थे और दूसरी तरफ थे फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोनों गुट के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध का समर्थन तत्कालीन भारत की राजनीतिक पार्टियां जैसे मुस्लिम लीग, कांग्रेस, मॉडरेट, नेशनलिस्ट, राजे रजवाड़े, ये सब प्रथम विश्व युद्ध का समर्थन कर रहे थे। उदारवादी भारतीय नेताओं ने इस आशा में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान और ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन किया कि उनके सहयोग के बदले में उनको स्वराज और स्वशासन की मांग को पूरा कर दिया जाएगा। ये उदारवादी नेता जो थे ये ब्रिटिश सरकार की हेल्प कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध में, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि ये हमको स्वराज दे देंगे। राष्ट्रवादी नेता तिलक और गांधी जी ने युद्ध के दिनों में सरकार की सहायता हेतु धन और सेना के लिए सिपाहियों की व्यवस्था भी की। ठीक है, गांवों में जा जाके। लॉर्ड होर्डिंग वायसराय था उस टाइम की बुद्धिमत्ता और सहानुभूतिपूर्ण रवैये के कारण प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को भारत का पूर्ण समर्थन मिला। ये ध्यान रखना, उस टाइम पे वायसराय कौन थे? लॉर्ड होर्डिंग। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा टर्की मुस्लिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से मुस्लिम लीग का सरकार के प्रति मोहभंग हो गया। अब लीग कांग्रेसी नेताओं के अधिक नज़दीक आने का प्रयास करने लगी। हकीम अजमल खान, मोहम्मद अली, हसन इमाम जैसे अहरार आंदोलन से जुड़े नेताओं ने मुसलमानों को अब सरकार की चाटुकारिता बंद करने को कहा और आह्वान किया कि वे राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लें। ठीक है, होम रूल लीग ये शुरू हो गया था 1916 में। प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी ये, जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से स्वशासन को प्राप्त करना। ये भी पूछ लेते हैं, होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था? पढ़ा होगा तो बता दोगे, नहीं तो ये डेट वगैरह तो सबके ध्यान रह जाती है, कंसेप्चुअल पे कोई ध्यान नहीं देता है। 1917 में रूसी क्रांति ने आंदोलन को प्रेरित किया। सरकार ने गंभीर दमन का सहारा लिया, किंतु इसने राजनीति की गांधीवादी शैली के लिए जनता को तैयार कर दिया। होम रूल लीग शुरू करने के लिए क्या कारक उत्तरदायी रहे हैं? राष्ट्रवादियों का मानना था कि सरकार से रियायत पाने के लिए लोगों की भागीदारी आवश्यक थी। मार्ले मिंटो सुधारों से उदारवादियों का मोहभंग हो गया था। लोगों पर युद्ध का बोझ पड़ा, जैसे उच्च कराधान, कीमतों में वृद्धि हुई और इस समय लाभ किसी भी आक्रामक आंदोलन में भाग लेने के लिए तत्पर थे। साम्राज्यवादी युद्ध था जिसने श्वेतों की अजेयता के भ्रम को उजागर किया। 1914 में अपनी रिहाई के बाद तिलक राष्ट्रवादी नेतृत्व संभालने के लिए अवसर की तलाश में थे और आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थे। कौन? तिलक। एनी बेसेंट ने होम रूल के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए जनता के बीच अपने विचारों को प्रसारित किया था। एंग्लो इंडियन दक्षिण के अधिकांश मुस्लिम और गैर ब्राह्मण इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि इसका अर्थ हिंदू बहुसंख्यकों के शासन से है। होम रूल लीग की 2 शाखाएं थी। कौन थी? एक तिलक की थी और एक एनी बेसेंट की थी। ठीक है, उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर रहकर संवैधानिक साधनों द्वारा स्वराज प्राप्त करना। ये होम रूल लीग का उद्देश्य था। तिलक की लीग इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र बॉम्बे शहर को छोड़कर कर्नाटक में मध्य प्रांत बरार के क्षेत्रों में लीग की स्थापना की और इसका मुख्यालय कहाँ था? पुणे के अंदर। इनकी मांगों में स्वराज, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन और मातृभाषा में शिक्षा शामिल थी। तिलक द्वारा हिंसात्मक प्रतिरोध की वकालत की गई थी। एनी बेसेंट लीग
एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास और शेष भारत बॉम्बे शहर सहित में लीग की स्थापना की। तिलक के लीग की तुलना में यह लीग कमज़ोर थी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है इसके अंदर आपको, जो तिलक की होम रूल लीग थी वो उसकी स्थापना कब हुई, कहाँ कहाँ हुई, क्या उसके क्षेत्र रहे हैं, और जो एनी बेसेंट है उनकी जो होम रूल लीग थी उसकी स्थापना कब हुई और उनके कौन से क्षेत्र रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ से फंसता है। ठीक है, एनी बेसेंट की लीग के सदस्य कौन कौन रहे हैं? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और तेज बहादुर सप्रू। जॉर्ज अरुंडेल, बीपी वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर एनी बेसेंट के सहयोगी थे। एनी बेसेंट के गिरफ्तार होने पर सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। होम रूल लीग कार्यक्रम पुस्तकालयों और अध्ययन कक्षों और जनसभाओं के माध्यम से राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य था और सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देना, ये होम रूल लीग के उद्देश्य थे। होम रूल लीग निम्न कारणों से 1919 आते आते धीमा पड़ गया था। क्या कारण रहे इसके? प्रभावी संगठन का अभाव था इसके अंदर। 1917-18 के सांप्रदायिक दंगे थे। उदारवादियों को सुधारों के आश्वासन के माध्यम से शांत कर दिया गया था, जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ले आए थे। उदारवादियों द्वारा सितंबर 1918 में हिंसात्मक प्रतिरोध की बात ने उदारवादियों को उनसे अलग कर दिया था। उग्रवादी और उदारवादी अब अलग हो गए थे। 1918 में तिलक को विदेश जाना पड़ा, जबकि एनी बेसेंट ने आंदोलन में निष्क्रिय प्रतिरोध और सुधारों से असमंजस में थी। ठीक है, होम रूल लीग के साथ संबंधित व्यक्तित्व कौन कौन से थे? एनी बेसेंट थी। इन्होंने विचारों की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, महिलाओं के अधिकारों, जन्म नियंत्रण, श्रमिकों के अधिकारों, फैबियन समाजवाद के लिए लड़ाई लड़ी थी। हेलेना ब्लावटस्की से मिलने के पश्चात 1889 में थियोसॉफी में परिवर्तित हो गई थी और 1893 में पहली बार थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में भारत आई। कौन? एनी बेसेंट। इन्होंने अडियार में हेनरी स्टॉल अल्कोट के साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, अडियार में। किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। 1907 से 1933 तक ये इसके अध्यक्ष रहीं और बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई और स्वशासन के लिए सरकारी कार्यवाही की इन्होंने मांग की। बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की शुरुआत की। एनी बेसेंट की 1933 में 85 वर्ष की आयु में अडियार में मृत्यु हो गई। अब आए बाल गंगाधर तिलक। इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है और गोपाल गणेश अगरकर और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी थी 1884 में। इसका सन भी ध्यान रखना है और किसने इसकी स्थापना करी थी ये भी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज 1885 के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। स्वशासन की आवश्यकता पर जोर दिया और यह विश्वास जताया कि स्वशासन या स्वराज के बिना किसी भी तरह की प्रगति संभव नहीं है। तिलक द्वारा गणेश चतुर्थी, शिवाजी जयंती मनाई गई। इन्होंने भारतीयों में एकता और प्रेरणादायक राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित करने वाले समारोहों की शुरुआत की। ठीक है, किसने? तिलक ने। ये पूछ लिया गया है कई बार क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती इनकी शुरुआत किसने करी थी? ठीक है, क्या नारा था तिलक का? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल के साथ वह उग्रवादी दृष्टिकोण रखने वाले नेताओं लाल बाल पाल तिकड़ी का हिस्सा थे और 1890 ईस्वी में INC में शामिल हो गए थे। समाचार पत्र कौन से थे इनके? केसरी था, ये मराठी में लिखा गया था और मराठा अंग्रेजी में लिखा गया था। पुस्तकें थी गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन द विदाश। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी तिलक की। अब आया लखनऊ समझौता। INC का लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे इसके लखनऊ अधिवेशन के? AC मजूमदार, उदारवादी नेता थे ये। उग्रवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ। इसमें इम्पोर्टेंट घटना ये हुई थी और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता उनके द्वारा सरकार को आम संवैधानिक मांगों की प्रस्तुति करना था। उग्रवादियों का पुनः प्रवेश का क्या कारण रहा है? गोखले, फिरोज शाह मेहता जैसे उदारवादियों की मृत्यु ने मिलन को सरल बना दिया था और एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों ने हिंसा के कृत्यों की भी निंदा की थी, इसलिए उग्रवादी और उदारवादी आपस में मिल गए थे।
उदारवादी और उग्रवादी दोनों ने महसूस किया कि विभाजन ने राजनीतिक निष्क्रियता को बढ़ावा दिया है। उग्रवादियों को कांग्रेस के साथ होने के क्या कारण रहे हैं? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की की मदद करने से ब्रिटेन का इनकार कर दिया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। लीग में युवा सदस्यों का उदय हो गया था, जिससे मौलाना आज़ाद आ गए थे, मोहम्मद अली आ गए थे। मौलाना आज़ाद की पत्रिका कौन सी है? अल हिलाल। कांग्रेस अलग निर्वाचक मंडल की संघ की मांग पर सहमत हो गई। मुसलमानों को अखिल भारतीय और प्रांतीय स्तरों पर सीटों का एक निश्चित अनुपात प्रदान किया गया। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल पे सहमत हो गई थी आईएनसी। अब लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा ये आई थी अगस्त 1917 के अंदर। 1916 से 1921 के बीच लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय रहे। मॉन्टेग्यू ने उदारवादी सरकार के लिए 1917 का अगस्त घोषणा पत्र बनाया और इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसमें मुख्य तौर पर मुद्दे शामिल थे। अब राष्ट्रवादियों द्वारा स्वशासन की मांग को देशद्रोह नहीं कहा जाए। भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति को सरकार द्वारा अपनी नीतियों में शामिल किया जाए। उदारवादी शासन की प्रकृति और प्रगति के संबंध में सही समय का निर्णय सरकार लेगी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रवादी पुनरुत्थान के क्या कारण रहे हैं? विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध के बाद की आर्थिक कठिनाइयाँ और लोगों की दुर्गति। ठीक है, युद्ध में सहयोग के लिए राजनीतिक लाभ की अधिक आशा, साम्राज्यवाद के साथ विश्व भर में साम्राज्यवादी शक्तियों का लोकतंत्र स्थापित करने का कोई इरादा नहीं होना, और अक्टूबर रूसी क्रांति ने दिखाया कि लोगों में बड़ी शक्ति है और साम्राज्यवादी शक्तियों को चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रवादी पुनरुत्थान के ये सब कारण रहे हैं। चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1919 की क्या विशेषताएं रही हैं? प्रांतीय सरकार के लिए गवर्नर प्रांत का कार्यकारी प्रमुख था। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। प्रशासकों के दो वर्ग, कार्यकारी पार्षद और मंत्री, में विभाजित हो गए थे। ठीक है, विश्व को दो भागों में बांट दिया था। किस किस में? एक तो आरक्षित सूची थी और एक अनारक्षित। आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित में गवर्नर अपने कार्यकारी पार्षदों के साथ कानून और व्यवस्था, सिंचाई, वित्त, भूमि, राजस्व आदि का प्रभारी था, और हस्तांतरित में मंत्री शिक्षा, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य, आबकारी, उद्योग आदि का प्रभारी था। इसमें मंत्री था। ठीक है, और वहाँ कौन था? गवर्नर था। राज्य के सचिव और गवर्नर जनरल आरक्षित सूची के अंतर्गत विषयों में हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन हस्तांतरित सूची के लिए हस्तक्षेप प्रतिबंधित था। प्रांतीय विधानसभाओं का आकार बढ़ाया गया। अब लगभग 70% सदस्य चुने गए थे। महिलाएं भी मतदान कर सकती थीं। किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक थी। उसके पास वीटो पावर भी थी और वह अध्यादेश भी जारी कर सकता था। केंद्र सरकार में मुख्य कार्यपालिका अधिकारी कौन था? गवर्नर जनरल था। प्रशासन के लिए दो सूचियाँ थी, केंद्रीय और प्रांतीय। वायसराय की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय थे। गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था। वह केंद्रीय विधायिका द्वारा अस्वीकार किए गए प्रस्तावों को भी प्रमाणित कर सकता था। ठीक है, दोनों सदनों के साथ एक द्विसदनीय विधानमंडल की भी स्थापना की गई थी, विधानसभा और राज्य परिषद की। विधानसभा निम्न सदन था। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था और इससे केवल पुरुष इसके सदस्य बन सकते थे। सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, बजट का एक हिस्से पर वोट भी कर सकते थे, और बजट का केवल 25% हिस्सा मतदान के अधीन था। बाद में एक सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। सरकार के कामकाज का अध्ययन करने के लिए 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था, और इसके परिणामस्वरूप 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया। भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश खजाने से भुगतान किया जाएगा। ये सब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। किसके? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के। ठीक है, 1919 के। अब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या क्या किया है? 1894 से 1914 ईस्वी तक संघर्ष का उदारवादी चरण 1894 से 1906 तक रहा। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिश अधिकारियों को याचिका और प्रार्थना पत्र भेजने की नीति अपनाई। नेटाल इंडियन कांग्रेस की 1894 में स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी और कहाँ की थी, ये भी ध्यान रखना। जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को एकजुट करने के लिए इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। गांधी जी ने पारसी सेठ रुस्तम जी के सहयोग से 1906 में डरबन के समीप
फिनिक्स फॉर्म को स्थापित किया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिनिक्स फॉर्म जोहान्सबर्ग ट्रांसवेल में जर्मन वास्तुकार कालीनबाग की सहायता से सत्याग्रहियों के पुनर्वास के लिए 1909 में टॉल स्टाई फॉर्म को स्थापित किया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1906 में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, गांधी जी के द्वारा। 1901 में गांधी जी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था और वे इस समय दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में भारत आए थे। बोअर युद्ध हो गया था 1880 से 81 में हुआ था ये। और दूसरे बोअर युद्ध 1899-1902 में ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के दो बोअर राज्यों के बीच लड़ा गया था ये, और इससे प्रभावित हुए थे डच। बोअर युद्ध में गांधी जी ने डचों के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता की और घायलों के लिए एम्बुलेंस सेवा का संचालन किया था। और अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को बोअर युद्ध पदक और जुल्लू युद्ध पदक से दक्षिण अफ्रीका में सम्मानित भी किया था। अहिंसात्मक प्रतिरोध और सत्याग्रह का चरण था 1906 से 14 ईस्वी तक, और इस चरण के दौरान गांधी जी ने हिंसात्मक प्रतिरोध की नीति अपनाई थी। गांधी जी की भारत वापसी 9 जनवरी 1915 को हुई थी। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 में जन्म हुआ था और 1948 में मृत्यु हुई थी इनकी। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे गांधी जी। बाद में गोपाल कृष्ण गोखले के विचार ने गांधी जी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। गोखले ही बाद में गांधी जी के राजनीतिक गुरु बने। इस समय गांधी जी भारत आए, उस समय प्रथम महायुद्ध का दौर चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए उन्हें केसरी हिंद से सम्मानित किया था अंग्रेजों ने। ठीक है, गांधी जी को युद्ध के दिनों में गांधी जी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसके लिए उन्हें कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगे थे। गांधी जी ने भारत आने पर 1915 में अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। ये भी पूछा जा चुका है कितनी बार क्वेश्चन। गांधी जी ने 1909 में लिखी थी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में। ठीक है, और इसमें स्वराज की विस्तृत व्याख्या की थी इसमें। बाद में 1917 से 18 के बीच गांधी ने 3 संघर्ष, चंपारण, खेड़ा किसान आंदोलन और अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। गांधी सत्याग्रह, सत्याग्रह संस्कृत के 2 शब्दों सत्य और आग्रह को जोड़ने पर बना है और इसका शाब्दिक अर्थ है सत्य के प्रति अटल रहना। सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट करते हुए गांधी ने कहा था कि सत्याग्रह शारीरिक नहीं है, यह आत्मबल है और आत्मा का सार तत्व सत्य है। गांधी जी ने सत्याग्रह की प्रथम प्रेरणा हेनरी डेविड थोरो के निबंध सिविल डिसओबीडियंस से ली है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। गांधी जी द्वारा स्वाधीनता आंदोलन के समय चलाया गया सत्याग्रह 3 रूपों में बटा था: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी की मुख्य पुस्तकें थी कौन कौन सी? एक तो लंदन गाइड थी, एक हिंद स्वराज थी 1909 में लिखी गई थी, ये इंडियन ओपिनियन थी, सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, इंडियन फ्रेंचाइज, माई चाइल्डहुड, सर्वोदय और बाल पोथी और नीति धर्म। ये सब गांधी जी की इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। पत्र पत्रिकाएं क्या हैं? यंग इंडिया है, हरिजन है, नवजीवन है, हरिजन बंधु है, ये सब इनकी इम्पोर्टेंट पत्र पत्रिकाएं हैं। गांधी जी 1915 में भारत आए थे। इन्होंने आरंभिक दिनों में उन्होंने अपना समय अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में बिताया और गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, कौन कौन से आंदोलन हुए? चंपारण सत्याग्रह 1917 में, इनका पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को बिहार के चंपारण में नील कृषकों की समस्याओं को देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये भी ध्यान रखना है किसने इनको आमंत्रित किया था। किसानों की भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था और इसको क्या बोलते हैं? 3 कठिया पद्धति। यूरोपीय कृषकों ने अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए अधिक लगान और अवैध रूप से बकाया की मांग की थी और गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद किसानों को अवैध वसूली का 25% हिस्सा वापस कर दिया गया। नेता कौन कौन से थे चंपारण में? राजेंद्र प्रसाद थे, मजहरुल हक थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिख, जेबी कृपलानी। ठीक है, ये सब चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुई थी। ये प्रथम भूख हड़ताल थी। सूती मिल मालिकों श्रमिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। श्रमिकों ने मजदूरी में 50% की वृद्धि की मांग की थी। गांधी जी ने 35% की बढ़ोतरी की मांग और आमरण अनशन शुरू किया था। अनुसुईया साराभाई, ये नाम ध्यान रखेंगे यहाँ, सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्होंने गांधी जी को श्रमिकों के हितों में
लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। 1891 में स्थापित अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन की ये अध्यक्ष थी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में शुरू हुआ ये प्रथम असहयोग आंदोलन था। ये गुजरात के खेड़ा जिले में दुर्भिक्ष के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। उपज सामान्य उपज की 1/4 से कम रह गई थी, इसलिए किसान राजस्व संहिता के अनुसार राजस्व माफ़ी के हकदार थे। सरकार ने करों की मांग की और भुगतान न करने पर संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। गांधी जी ने किसानों को करों का भुगतान नहीं करने के लिए कहा। नेता कौन कौन से थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहरि पारिक, मोहनलाल पांड्या, ये सब इसके नेता थे। सरकार अंततः सभी जब्त की गई संपत्ति को वापस करने, कर में वृद्धि को कम करने, 1 वर्ष के लिए कर को निलंबित करने पर सहमत हुई थी। रोलैक्ट एक्ट आया 1919 में, प्रथम जन आंदोलन था ये भी। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम रोलैक्ट एक्ट के तहत 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के कार्यकर्ताओं को कारावास की सजा दी जा सकती थी। इसमें देशद्रोही समाचार पत्रों की जब्ती अपराध का पर्याप्त सबूत माना गया था। ठीक है, रोलैक्ट एक्ट ही तो था, बिना वकील बिना दलील वाला कानून। बंदी प्रत्यक्षीकरण के कानून को इसमें निलंबित कर दिया था और इस एक्ट का गांधी जी ने सत्याग्रह सभाओं का आयोजन करके अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक विरोध किया था। गांधी जी ने पूरे देश में 1 दिन का रोलैक्ट सत्याग्रह का आह्वान किया था और विधान परिषद के सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों जैसे जिन्ना थे, मदन मोहन मालवीय थे, मजहरुल हक थे, इन सब ने इस विरोध किया था इसका और अपना इस्तीफा दे दिया था। गांधी जी के उपवास रहे हैं 21 दिन के 3। कहाँ रहे? एक तो दिल्ली में करा था इन्होंने 18 सितंबर से 8 अक्टूबर 1924 को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। 8 मई से 29 मई 1933 को किया था पूना के अंदर हरिजनों की स्थिति सुधारने और छुआछूत के खिलाफ। 10 फरवरी से 3 मार्च 1943 को करा था पूना में ब्रिटिश सरकार द्वारा बिना कारण हिरासत में रखने पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। 10 अप्रैल 1913 को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया, जिनसे जनता आंदोलित हो गई थी। पंजाब के अमृतसर में एक बाग जिसे जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर ब्रिटिश सैनिक था माइकल ओडायर, इसका नाम ध्यान रखना है, द्वारा गोलीबारी की गई और इसमें 379 लोग मारे गए। 379 बता रहे हैं लेकिन बहुत लोग मरे थे। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी द्वारा डायर को शांति बहाल करने का आदेश दिया गया और जिनमें सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध भी शामिल था। नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। गांधी जी द्वारा अपने दीर्घकालीन अहिंसक विरोध सत्याग्रह अभियान असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में चला था। इसको और भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया था। समिति बनी थी सत्याकांड की जांच के लिए, हंटर जांच कमेटी या डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी बोलते हैं इसको। 3 भारतीय थे, इसमें चमनलाल सीतलवाड़ थे, जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान। रिपोर्ट में डायर के कार्यों की निंदा की गई थी, उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई थी। कांग्रेस का क्या दृष्टिकोण था? आईएनसी ने अपनी समिति बनाई जिसके सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी और MR जयकर और गांधी। ठीक है, ये कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक समिति बनाई थी, उसमें सदस्य थे। डायर के कार्यों की आलोचना की थी इसमें। 13 अप्रैल 1920 को 101 साल पूरे हो गए हैं घटना को, जलियांवाला हत्याकांड की घटना को। और अमृतसर में जलियांवाला बाग अब एक राष्ट्रीय स्मारक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर 10 कंप्लीट। ठीक है, चैप्टर है खिलाफत और असहयोग आंदोलन। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वे देखेंगे। ये दोनों साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन थे, खिलाफत भी और असहयोग आंदोलन भी। हालांकि पृथक पृथक मुद्दों के साथ प्रारंभ हुए थे। गांधी जी के नेतृत्व में 1920 से 22 के दौरान ये दोनों आंदोलन एकजुट हो गए थे, दोनों एक हो गए थे। खिलाफत का क्या मुद्दा था? इसका क्या कारण था? खिलाफत आंदोलन का कारण जानना जरूरी है। तुर्की का खलीफा विश्व के मुसलमानों का धर्मगुरु माना जाता था, इसलिए भारतीय मुसलमान भी भावनात्मक रूप से उसके साथ जुड़े हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध किया था। तुर्की ने, ठीक है, जर्मनी के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध। 1918 में जब मित्र राष्ट्रों की विजय हुई तो जर्मनी व तुर्की को समर्पण करना पड़ा और ब्रिटेन का रुख तुर्की के खलीफा के प्रति विरोधी हो गया।
अतः 1919 से 20 में भारत के मुसलमानों ने ब्रिटिश के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन कर दिया था, क्योंकि यहाँ तो ब्रिटिश थे इंडिया के अंदर, तो अब ब्रिटेन का रुख जो था वो तुर्की के खिलाफ हो गया था। और तुर्की का जो कौन था, वो तुर्की का जो खलीफा था वो मुसलमानों का धर्मगुरु था। इसलिए इंडिया में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। क्या उद्देश्य था? खलीफा की सर्वोच्चता, उसकी शक्ति को स्थापित करना, तुर्की साम्राज्य के बंटवारे के विरुद्ध खलीफा के पक्ष में जनमत तैयार करना, ये उसका उद्देश्य था। शौकत अली और मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है। 1920 में तुर्की से बीज की संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन तथा खलीफा का सभी धार्मिक स्थलों से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। ये बीज की संधि ध्यान रखना 1920 में हुई थी। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत का विकास असहयोग कार्यक्रम, अखिल भारतीय खिलाफत समिति 1919 में बनी थी। ये प्रथम अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया था। तिलक द्वारा धार्मिक मुद्दों पर मुस्लिम नेताओं के साथ संधि करने का विरोध किया गया। धार्मिक मुद्दों पर वे सत्याग्रह को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में प्रयोग करने के पक्ष में नहीं थे। कांग्रेस इस तरह की राजनीतिक कार्रवाई को लेकर एकजुट नहीं थी। हालांकि कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन पर असहयोग कार्यक्रम को समर्थन दिया गया। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का अवसर था ये। इसके द्वारा मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय जन आंदोलन की मुख्य धारा में लाना था और संवैधानिक उपाय अपर्याप्त साबित हो रहे थे। जनता द्वारा संतोष व्यक्त करने का एक तरीका था। इसलिए गांधी जी खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़े। मुस्लिम लीग द्वारा भी इस आंदोलन को समर्थन किया गया। मई 1920 तुर्की के साथ सैब्रीज की संधि, इस संधि द्वारा तुर्की को पूरी तरह विभाजित कर दिया गया था। 1 अगस्त 1920 तिलक का निधन हो गया। 31 अगस्त 1920 खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन शुरू किया था। सितंबर 1920 कांग्रेस द्वारा कलकत्ता में विशेष सत्र में असहयोग आंदोलन को मंजूरी मिली और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? लाला लाजपत राय ने। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम में सम्मिलित कार्य पद्धति क्या क्या थी? सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का परित्याग करना, एक तो ये इसका कार्य पद्धति थी इसकी। एक है सिविल सेवाओं, सेना और पुलिस तथा अन्य सभी सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करना, सरकार को करों का भुगतान न करना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, स्वदेशी कपड़ों का उपयोग करना, विधान परिषद का बहिष्कार करना। CR दास तथा अन्य कुछ लोग इस विचार के पक्ष में नहीं थे, और शराबबंदी करना। ठीक है, ये सारी कार्य पद्धति थी इसके अंदर। दिसंबर 1920 नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में इसे अंतिम रूप से पारित किया गया। शांतिपूर्ण और न्यायोचित तरीकों से स्वराज की प्राप्ति हुई। इस प्रकार संवैधानिक दायरे से बाहर जन संघर्ष को स्वीकार किया गया। कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान करने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति स्थापित की गई थी। भाषाई आधार पर प्रांतीय समितियों, वार्ड समितियों का गठन किया गया था। कई क्रांतिकारी समूहों ने कांग्रेस को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, GS कापार्डे, BS पॉल ने कांग्रेस को छोड़ दिया क्योंकि वे संवैधानिक और न्यायपूर्ण संघर्ष में विश्वास करते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। इसके अलावा कुछ प्रमुख नेता थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री और MR जयकर। असहयोग आंदोलन में अन्य गतिविधियाँ क्या क्या हुई? आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में शैक्षिक संस्थानों का गठन किया गया, जैसे जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, इन सब का गठन किया गया। तिलक द्वारा स्वराज फंड को स्थापित किया गया, जिसमें 1 करोड़ रुपये जमा हुए। इस फंड के लिए महिलाओं द्वारा अपने आभूषण तक दान कर दिए गए थे। ठीक है। अली बंधुओं ने 1921 में घोषणा की कि सभी मुसलमानों को सेना से त्यागपत्र दे देना चाहिए क्योंकि यह धर्म के खिलाफ है। जेम्स एंड गुप्ता असम चाय बागान हड़ताल के प्रमुख नेता थे। स्थानीय संघर्ष जैसे यूपी में अवध किसान आंदोलन हुआ, एका आंदोलन हुआ, मालाबार में मोपला हुआ, पंजाब में सिखों द्वारा महंतों के निष्कासन की मांग को लेकर आंदोलन चलाए गए। गांधी और वायसराय रीडिंग के मध्य 1921 में वार्ता टूट गई।
स्वयंसेवक संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए। चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को। इसकी डेट इम्पोर्टेंट है। संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से झड़प होने के परिणाम स्वरूप कुछ पुलिसकर्मियों और नागरिकों की मौत हो गई। इसमें 1921 CR दास अहमदाबाद सत्र के अध्यक्ष थे। हालांकि वे जेल में थे, इस कारण हकीम अजमल खान को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। इस सत्र में गांधी जी को एकमात्र प्राधिकारी नियुक्त किया गया था। 1 फरवरी 1922 राजनीतिक कैदियों को रिहा न करने पर और प्रेस पर प्रतिबंध नहीं हटाने पर गांधी जी द्वारा गुजरात के बारदोली से सवर्ण आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी। 5 फरवरी 1922 को तेजित भीड़ ने थाने में आग लगा दी। 12 फरवरी 1922 बारदोली में कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि भारतीयों ने अभी अहिंसा के सिद्धांत को अच्छी तरह से नहीं सीखा है। 10 मार्च 1922 गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाकर 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर, कापड़े, श्रीनिवास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इन सब के नाम ध्यान रखेंगे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लेने का कारण क्या थे? वे सब हताश थे। नवंबर 1922 खिलाफत आंदोलन ने अपनी प्रासंगिकता खो दी, क्योंकि तुर्की के लोगों ने मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और सुल्तान के राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए। तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कर दी गई। 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। 1922 से 27 के बीच और अन्य आंदोलन हुए। असहयोग आंदोलन में जन प्रतिक्रिया के मध्यम वर्ग में बेहद सीमित थे। व्यावसायिक वर्ग अधिक बहिष्कार को आर्थिक बहिष्कार का समर्थन करता था। किसान ने व्यापक सहभागिता निभाई इसमें। विद्यार्थियों की भी भूमिका रही और महिलाएं अपने आभूषण फंड में दान कर दिए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट।